हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में आपको बताएंगे, जहां पर 10वें एडिशन की पहली फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक ज़बरदस्त तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहले क्वालिफायर में शिकस्त देकर अपने आप को फाइनल तक रसाई जो है वो मुकम्मल तौर पर दिला दी है। वो फाइनल में पहुँचने वाली पहली टीम बन चुके हैं और जिस तरीके से वो पूरे टूर्नामेंट में खेलते आए हैं, ख़ासतौर पर अगर हम पिछले 7 नहीं बल्कि अब इसको मिलाकर पिछले 8 मैचेस की बात कर लें तो एक शानदार कारकर्दगी रही है और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। हम बार बार कह रहे थे कि नंबर्स यही कहते हैं कि आप पहले बैटिंग करें लाहौर में, और वही हुआ। उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए एक ज़बरदस्त टारगेट जो है 200 का जो साइकोलॉजिकल बेंचमार्क होता है उसको क्रॉस किया और उसके बाद लगता यही था कि बहुत से लोग, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम करूँगा कि मुझे लगता था इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको चेस कर लेगा क्योंकि उनके पास इतनी बैटिंग प्रावर्स जो है वो मौजूद थी। लेकिन क्वेटा की शानदार बॉलिंग और बॉलिंग से ज़्यादा शानदार रही उनकी फील्डिंग, और जिस तरीके से टैक्टिकली कप्तानी की सऊद शकील ने, मेरे ख्याल से बहुत मुबारकबाद हो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, उनकी मैनेजमेंट को, तमाम प्लेयर्स को। सऊद शकील बतौर कप्तान, सरफराज अहमद हो, विविन रिचर्ड्स हों, ख़ास तौर पर नदीम उमर साहब जो टीम के ओनर हैं, उनको बहुत मुबारकबाद हो। मेरे ख्याल से एक शानदार जीत है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, और ख़ास तौर पर उनके फैंस की, जिन्होंने बहुत अरसे से उम्मीद लगा रखी है और मेरे ख्याल से इस बार वो बहुत खुश हैं कि वो पहली टीम बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक मौका ज़रूर है क्योंकि अभी भी वो फाइनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसका फैसला कैसे होगा वो होगा आज के एलिमिनेटर के ऊपर, क्योंकि आज जो है वो पहला एलिमिनेटर खेला जाना है जिसमें लाहौर और कराची की टीम जो है वो मदे मुकाबिल होंगी। लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स एक ट्रेडिशनल राइवलरी सी बन चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग में, और मेरे ख्याल से PSL का सबसे हाई वोल्टेज मैच ये होने वाला है। तो इसमें जो टीम जीतेगी उसके पास एक मौका होगा फाइनल तक रसाई का, जो हारेगी उसका तो PSL ख़त्म हो गया। तो जो जीतेगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में खेलेगा और वहाँ से जीतने वाली टीम जो है वो फिर क्वेटा के साथ फाइनल खेलेगी। तो इस्लामाबाद के पास अभी भी एक और मौका है कि वो इस मैच का बदला ले लें। ये मैं कोट एंड कोट कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही आज हाई इंटेंसिटी मैच है। आज एक बार फिर लाहौर का क्राउड जो है वो बहुत चार्ज होगा लाहौर को सपोर्ट करने। मुझे पूरा यकीन है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो वहाँ पर लाहौर को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन कराची की भी थोड़ी सी सपोर्ट है, जिस तरह कल क्वेटा की बहुत शानदार सपोर्ट थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। तो आज फिर बात करेंगे टीम्स के मैचअप्स के बारे में, प्लेयर्स कौन से ज़रूरी हो सकते हैं और ये मैच कितना हाई इंटेंसिटी है ये तो वक्त ही बताएगा। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करनी है। उसके बाद आपको बताना है कि वेस्ट एशिया बेसबॉल का जो टूर्नामेंट था वहाँ पर उस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त हुई है फ़लस्तीन के हाथों। फ़लस्तीन जो है उन्होंने ये चैम्पियनशिप अपने नाम की है। फ़लस्तीन की टीम को और उनके लोगों को बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन पाकिस्तान को भी मुबारकबाद हो। बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ाइनल तक वो पहुँचे। बड़ा अच्छा कांटेदार मुकाबला सेमीफाइनल में रहा। 14-1 से रवायती हरीफ भारत को हराया और उसके बाद फाइनल में शिकस्त हुई, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तो एक बार मुबारकबाद हो पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन को, उनके तमाम ओहदेदार और तमाम प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट को। शो को आगे बढ़ाएंगे, तफसील में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ऊन आराम है? बिल्कुल। देखें, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे मुखातिब होकर, वो ये है कि लोग जो हैं वो जीत में अपना झंडा जो है वो लहराते हैं। हमने हार के भी अपना दिल जो है ना वो आजमाया है, तो कोई मसला नहीं। इंसान गलती का आप नोट कर रहे होंगे हमने हार के भी अपना कलर जो है वो हमने पहना है। देखो, इंसान गलती का पुत्र, गलती होती है, गलती हो जाती है। गलतियों के बारे में आज बड़ी बातें करनी है, आज हमने गलतियों के बारे में। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। कुछ आप वैसे मुखातिब होकर कहना चाहिए? ठीक है, गलती आई गेस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गलती हो जाती है। कल अवैस से भी हो गई और तो कल लग गया उनको, तो कोई बात नहीं, इट्स पार्ट आसिफ की तरह। वो उनको भी तलाश किया जाएगा। बट सना मीर, मेरे ख्याल से हमने नंबर्स की बात भी कल की थी और हमने स्टेटिस्टिकली जो टीम्स जब इस पोजीशन में होती हैं वहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो उनके लिए सही साबित होती है। हमने मैचअप्स भी डिस्कस किए थे कि क्वेटा के लिए क्या उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, आप बेहतर कमेंट कर सकती हैं, कि मुझे लगता था कि टोटल फिर भी प्रीटी मच गेटेबल था इस पिच के ऊपर, जिस तरह से हमने पहली इनिंग्स को अनफोल्ड होते हुए देखा। आई थिंक ओवरऑल क्वेटा की बॉलिंग जिस कॉन्फिडेंस और फॉर्म में है, और स्पेशली उनकी फील्डिंग ने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। मुझे लगता है कि
जो शादाब का कैच पकड़ा है ना सऊद शकील ने, वहाँ से मोमेंटम पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। ऑब्वियसली एलेक्स हेल्स की विकेट अर्ली ऑन आपको मिल जाए, उसके बाद आप इस तरह की फील्डिंग एफर्ट्स कर दें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग। जेम्स विंस का कैच बड़ा अच्छा था, इसका सॉरी जेम्स विंस का नहीं, सऊद शकील का कैच बहुत अच्छा था, और उसके अलावा मेरे ख्याल से आमिर जमाल एक और प्लेयर ने भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है। सो फील्डिंग का जो इशू नज़र आ रहा था पूरे पीएसएल के अंदर, तो आप अगर सारे मैचेस उठा के देखें तो इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस पीएसएल के अंदर, उसको बिल्कुल टोटली निगेट किया क्वेटा की टीम ने। और फिर वो ये वही टीम कर सकती है जो रिदम में होती है, जो एक हैप्पी बंच होती है। तो उन्होंने फील्डिंग से और बॉलिंग से अपना मैच जीता है। बैटिंग में ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऊपर से इतने रन्स थे कि इस्लामाबाद के अगेंस्ट 200 सेफ नहीं है, हम सबको पता है ये बात। बट इस्लामाबाद का एक जो बहुत बड़ा फैक्टर मिसिंग है वो उनका मिडल ऑर्डर है, जिसमें आज़म खान एक टाइम पे बहुत परफॉर्म किया करते थे, इमाद वसीम को हम रेगुलर रन्स करते देखते थे। इस साल इमाद को शायद 1 या 2 आउटिंग्स मिली हैं बैट के साथ, तो वो भी उस तरह उस फ्लेवर में नज़र नहीं आए। तो वो जो मिडिल ऑर्डर का, इनका लेट मिडिल ऑर्डर का जो एक इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आखिरी डेंट फांडूसन जब आउट हुए हैं तो वहाँ पर शायद आखिरी डेंट डल चुका था, क्योंकि वो एक शायद प्लेयर थे जिसको मुझे लगता था कि शायद एंड तक मैच को ले जाएंगे। बिल्कुल, और आई थिंक उसमें ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है बहुत ज़्यादा क्वेटा की टीम को, जिस तरह की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है, हर बंदा चिप इन कर रहा है, राइट कॉम्बिनेशन वो राइट जगह पर खिला रहे हैं, स्पिनर ऐड किया उन्होंने पिछले 2 मैचेस के अंदर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंडीशंस को डोमिनेट करने दें, कंडीशंस जो आपको कह रही है आपने उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना है। पहले वो 4 फास्ट बॉलर से जा रहे थे, फिर उन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ अच्छी नज़र आती है कि उनकी सोच में, उनकी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, और उनके बेंच पे इतने प्लेयर्स भी मौजूद हैं कि वो उस फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी सैयद मोहम्मद अवैस साहब। बट इससे पहले आप कुछ कहें, मैं इससे आपको पहले ये कुछ कहे, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल। इन्होंने भी दिखाई थी। इन्होंने तो बहुत पहले ज़्यादा इस्लामाबाद लेके फिर कोटा ले ली थी। बिल्कुल वो यार आपको किधर यार वो आपको याद होगा एक शो ना में। PSL 10 का जो इस बार लोगो बनाया गया ना, उसमें तमाम 6 फ्रेंचाइजीज के कलर्स थे। तो वैसे ने उन 6 कलर्स की नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से की है, ये तो जरूर है। ब्लैक कलर है क्वीन नहीं, फ्रेंचाइजी आज तो येलो नजर आ रहा है बीच में वो तो पेशावर ज़ल्मी था नहीं, लेकिन इससे पहले आप कोई भी कमेंट करें, मैं आपसे एक बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज आते हुए ना मैंने एक ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ पढ़ा, और ये चीज़ें बड़ी, आपको पता है ये फ़लसफ़ा जो है बड़ा कामयाब होता है। उसके पीछे लिखा हुआ था कि राना राना हर कोई बोले, राने को परवाह नहीं, तुम एक बार दिल लगा के देखो, राना बेवफा नहीं। ये तो कल उसने बताया राना साहब मातरत, तो हमने कल बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, माफ़ी चाहते हैं भाई। जो परफॉर्मेंस थी, जैसे कल कप्तान ने बात की, मैच चेंजिंग में कहता हूँ राना जिस तरीके से फ़हीम अशरफ की अपना इनिंग्स थी, और ख़ास करके नीचे जाके चंदीमल के साथ, और जो बॉलिंग यूनिट के अंदर एलेक्स हेल्स का आउट करना, वो शायद मैं कहता हूँ कि मैच को वापस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ ले के आया था। क्योंकि जब तक आपने इस्लामाबाद को इस पूरे टूर्नामेंट में देखा है तो आपका जो अपिश ऑर्डर है वही परफॉर्म करके देता हुआ है। साहिबजादा फरहान फिर मैं कहता हूँ डिजर्व अ चांस फॉर द पाकिस्तान टीम, जो बहुत से लोग शायद कह रहे थे कि नहीं जिस तरीके से फॉर्म के अंदर लगे हुए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि क्या पोजीशन दी जाती है, क्योंकि ओपनिंग में आपको ज़्यादा वो कंफर्टेबल नजर आते हैं एज कम्पेयर टू मिडल ऑर्डर। एलेक्स हेल्स को आउट करना, फिर वेंडूसन को ज़्यादा मैं कहता हूँ कि रिलायंस ना देना, प्रेशराइज करके रखना। उस्मान तारिक ने फिर एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। आपको याद हो, मैं खुद कहता हूँ हैट्स ऑफ एस बॉलर को यार, जितना वो बेचारे के बारे में जितनी दफ़ा आपको पता है कंप्लेन हो चुकी है उसके एक्शन के बारे में, साइकोलॉजिकली वैसे ही प्लेयर डैमेज हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से वो वापस आता है, कम बैक स्ट्रॉन्ग करता है, कल भी उसने बड़े एक ज़बरदस्त ब्रेक थ्रूज लिए हैं, 3 से 4 खिलाड़ियों को आउट किया है, जिसमें आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ऑलमोस्ट वापस मैच में लेके आए हो। एक अच्छा मैच आपको मिला है क्वेटा को, और एक अच्छी बात फिर है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो मिडल ऑर्डर स्पेसिफिकली आपको पता है नए दोनों हैं, फर्नांडो की बात कर लें या आप बात कर लें चांदीमल की बात करें, चांदीमल को बहुत अरसे के बाद आप स्कोर करते हुए देख रहे हैं, बहुत तगड़ा एक श्रीलंका का नाम लेकिन रहा है। कहीं ना कहीं आपसे भी मेरा ये सवाल है कि अगर आप जब टोटल देखते हैं जो पहली इनिंग के बाद हुआ, अगर आप देखें बड़ा, मैं अगर आप एज ए जेन्युइन क्रिकेट एक्सपर्ट आप न्यूट्रल होकर अगर किसी टाइम टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे, इस्लामाबाद अपने आप को तो बैक करती है ऐसा टोटल चेस करने में। आई थिंक इवन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी पहली इनिंग्स जब आखिरी ओवर खत्म हुआ सलमान इरशाद का, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि दे वर प्रीटी हैप्पी कि ये इतना यहाँ तक कंटेन हो गया, वरना वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 20-30 रन और ज़्यादा हो जाए। अब फायर पावर है ना, अगर आप पूरी बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो आपको एक, मैं कहता हूँ कि एक किस्म की बैटिंग नज़र आती है कि फायर पावर है, पता उनके गोल्स क्या हैं, आपको एक जो सा फायर पावर आपको नज़र आएगा। मसला कहाँ पर आता है, जो मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था, जहाँ पर उनके ओपनर्स आउट होंगे तो किस तरीके से मिडल ऑर्डर ने उसको कंटेन करना है, वो बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन होगी। इस्लामाबाद, अभी तक इस्लामाबाद का मिडल ऑर्डर मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ। आपके ऊपर जब प्रेशर आएगा तो वहाँ पर वो टेस्ट होंगे, और कल आपके सामने जिस तरीके से हुआ, शादाब की बात करें वो अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, साउथ शकील का जो कैच था वो एक्सेप्शनल था, और कराची
का लड़का और रजिस्ट्री का एटीट्यूड था, कल मुझे पड़ा वो कॉलर खड़े हुए gesture नजर आया आपको। बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था। फिर आपको पता है ऑफ कैमरा वो सलमान अली आगा और उनकी वो जो रही थी कन्वर्सेशन जिसमें शदाब भी खड़े हुए थे। तो एक टीम यूनिट आपको नजर आता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। फील्डिंग यूनिट की बात करें आपको फुल पैकेज नजर आता है। लेकिन इस्लामाबाद को फिर मैं कह रहा हूँ, एक एज मैंने कल क्यों दिया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अरसे से आपको पता है प्लेऑफ्स खेल रहा है। ये आपको एक एक्सपीरियंस भी होता है बड़े टूर्नामेंट के अंदर बड़े लेवल पे जाके खेलना। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अगर पूरे पीएसएल सीजन की बात करूं, आई गेस दूसरी या तीसरी दफा ये प्लेऑफ अपना फाइनल्स प्लेऑफ्स के अंदर वो खेल रहे थे, तो उसका एक प्रेशर होता है टीम को, क्योंकि आप विनिंग मोमेंटम से जा रहे हो। उस मोमेंटम को अगर आप तोड़ना नहीं चाहते तो एक प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है कि यार हमने इसको लेके चलना है। लेकिन फाइनल्स के अंदर आप जरूर है, लेकिन आसान नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि आपने उस विनिंग मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। फिर इतनी ज्यादा आपके ऊपर बात हो रही है कि आपका बॉलिंग यूनिट है, बैटिंग यूनिट है, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन राना है भाई। अब नहीं राने के बारे में नहीं कुछ कहना। राने की सुप्रीमेसी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। बट काशिफ मजीद, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि जैसा कि हम कह रहे हैं इस्लामाबाद एक ऐसी साइड है जो अपने आप को बैक करती है कि वो इतना टोटल चेस कर लेगी, और इस तरह का पिच भी अब नजर आ रहा है जिस तरीके से मौसम गर्म होता जा रहा है, हाई रन्स जो हैं वो बन रहे थे। देखिए पहले क्वेटा की बॉलिंग, 2 मिस्ट्री स्पिनर्स खेल रहे हैं। इब्रार शायद ज़्यादा खेल के फिर पिक हो जाते होंगे, 4 ओवर में 27 रन्स। और फिर जब उस्मान तारिक की बात करते हैं वो अभी तक पिक नहीं हुए ऑफ द हैंड, 4 ओवर 30-32 रन्स। तो 8 ओवर में ये को 50-60 रन्स बनते हैं, जो कि पूरा कॉम्प्लेक्शन मैच का चेंज कर देते हैं। बिकॉज इसके बाद फिर हर बॉलर पे 12 रन्स कर दे। मैच स्टार्ट हुआ था हर बॉलर के अगेंस्ट 10 रन्स करने थे। इन दोनों के स्पेल के बाद हर बॉलर पे 12 से 13 रन्स करने, उसमें से भी 4 ओवर मोहम्मद आमिर के जिनकी फॉर्म ठीक चल रही है। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर आमिर के भी 8-9 रन निकाल दे तो फ़हीम ने या बाकी बॉलर्स ने 14 रन पर ओवर कंसीड करने, जो कि पॉसिबल एट टाइम्स नहीं होता किसी भी फॉर्मेट में। और मुसलसल 8 ओवर 14 से 14 रन करते चले। एक तो ये जो टीम सिलेक्शन है बहुत अच्छी है। उसमें हाँ एक मुझे एतराज़ है कि छठा बॉलर किसको इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन इनमें से किसी एक को ज़्यादा मार पड़ गई और छठा बॉलर की ज़रूरत हुई तो क्वेटा ग्लैडिएटर स्ट्रगल करेगा। इस्लामाबाद की बात करें, जो फ़हीम ने क्वेटा के लिए किया, इस्लामाबाद इसी मेंटालिटी के साथ जितने भी मैचेस खेला है आज से पहले तक या इस सीजन से पहले तक, वो इसी मेंटालिटी के साथ खेला कि 9 पे जाके फ़हीम बारी करने आ रहे हैं, 8 पे जाके फ़हीम इस्लामाबाद के लिए बारी करने आ रहे हैं, या 8 और 9 पे तक ऑलराउंडर इस्लामाबाद के पास मौजूद होते। अगर कल की टीम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे हल्की टीम मुझे नजर आती है इन नंबर ऑफ सीजन्स इस्लामाबाद की, कि बेन डॉर्शिस जिनको हम प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं कहते, वो 7 पे बारी करने आ गए। इस्लामाबाद की जो मेंटालिटी थी वो नंबर ऑफ ऑलराउंडर के साथ थी। कभी भी कोई एक मैच विनर उनके पास ही रहा कि हम कहेंगे यार ये चल गया तो खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छे पैचेस आए, हेल्स ब्रेक से पहले जेसन होल्डर पे बहुत ज्यादा रिलायंस रही है। ऐसी पैचेस थे ना। अब एक दौर था कि लूक रॉन्की जिन्होंने जिंदगी में कभी रन्स नहीं किए थे, वो इस्लामाबाद के लिए जो रन्स कर रहे थे, हमें परेशानी थी न्यूजीलैंड के लिए क्यों नहीं करते रहे। ठीक है, तो वो जो पैच उन पे चल रहा था, शेन वॉटसन कुछ अरसा रहे यहाँ पे, उनका जो पैच चल रहा था, डोमिनी कुछ अरसा, सो ये पैचेस में एक आध प्लेयर था, बट ओवरऑल इनकी रिलायंस जो थी वो नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स पे थी। इस वक्त अगर देखा जाए तो वो नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स कम हो गई। जैसे ही कल सलमान आउट हुए, गालिबन ये 5वीं या 6ठी विकेट थी, तो मैच खत्म हो गया, बिकॉज उसके बाद हमें कोई बैट्समैन या ऑलराउंडर नजर ही नहीं आता। इवन लास्ट सीजन की बात करें तो नसीम का जो नंबर था वो नंबर 10 था या नंबर 9 था। इस बार वो नंबर 7 या 8 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो मुश्किल है। एक और मुश्किल आई कि आजम खान मुसलसल फ्लॉप रहे इस सीजन में। तो आजम खान का फ्लॉप होना क्या हुआ कि उनको फिर अब जो एक इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर है वो विकेट कीपर डालना पड़ रहा है, वो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। बिकॉज ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी टीम के पास लोकल प्लेयर कैसा है और उसमें से भी इमर्जिंग का प्लेयर कैसा है। जिस टीम के पास इमर्जिंग का प्लेयर बहुत अच्छा होगा वो अपनी टीम का पूरा बैलेंस जो है बहुत अच्छा कर देगा। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद को आजम के लॉस की वजह से, उसकी फॉर्म की लॉस की वजह से, इमर्जिंग कैटेगरी का विकेट कीपर बैट्समैन नंबर 10 पे बारी करने है या नंबर 9 पे बारी करने है, तो इट मीन्स कि शायद बैलेंस आउट हो गया। लेकिन इसकी वजह से आपको लगता है कि सिग्नल भी अब चला जाएगा, क्योंकि आज के मैच में तो हम आएंगे कि जो भी फैसला होता है, लेकिन आज जो भी टीम आगे जाके इस्लामाबाद से एलिमिनेटर 2 में खेलती है, अब उनको ये फॉर्मूला समझ आ गया कि इनको पहले बारी करके कुट चढ़ाओ और उसके बाद अच्छी बॉलिंग से इनको रोको। देखिए कल के मैच ऑफ कोर्स क्वेटा बड़ा अच्छा खेला, लेकिन क्या जो बाकी इन दोनों टीमों की अगर बात करें, लाहौर या कराची ने जाके इस्लामाबाद से खेलना है, क्या उनके पास 8 ओवर सिक्योर मौजूद हैं कि जो मिस्ट्री स्पिन के हों या ऐसे बॉलर्स के हों कि जिसको ऑफ द हैंड जो है वो बैट्समैन पिक ना कर रहा हो। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, जब हम इस्लामाबाद को दूसरी बारी देते हैं
तो बहुत बड़ा चांस लेते हैं। फॉर इंस्टेंस कल के मैच में पहले 6 ओवर एलेक्स हेल्स और साहिबजादा फरहान दोनों मिलके खेल जाते तो मोस्ट प्रोबेबली 15वें ओवर में मैच खत्म हो जाता। तो इस्लामाबाद के साथ खेलते हुए चांसेस बहुत है, बिकॉज उनकी जो बैटिंग फायर पावर है ऊपर के 4 नंबर्स की, वो अगर 10 ओवर खेल जाती है मिलके या 12 ओवर खेल जाती है, तो जिससे पिछला मैच हमने देखा है वो 12 ओवर जब खत्म हुए तो वो 150 पे फिर रहे थे, तो हमें एहसास हुआ कि 280 कर देंगे आज। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के साथ खेलते हुए कि अब रेगुलर इंटरवल में विकेट लेनी है या बॉलिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो कि वो आउट कर सके इस्लामाबाद यूनाइटेड को, बिकॉज कंटेन नहीं हो सकता। और इन पिचेस पे तो लगता भी नहीं जो है। शदाब सॉरी लेकिन इससे पहले आप कुछ कहें, हमने आपको एक चीज़ दिखानी है बहुत ज़रूरी। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप मुलाहिजा फरमाइए, फिर हम सैयद मोहम्मद अवैस की तरफ आते हैं। मेरे लिए वो मैच फेवरेट्स होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। पर्पल फोर्स से रेड आर्मी का सफर मेरे ख्याल से समझा चुका हूँ क्यों। अच्छा चलें, समझा चुके हैं, ये हम आपको डिजिटल मीडिया पे बताएंगे। इस्लामाबाद मेरे लिए वो मैच फेवरेट्स होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। पर्पल फोर्स से जी, तो आपने ये मुलाहिजा फरमाया, अब बताइए कि ये क्या है? ये तो हमने आपसे पूछना है। नहीं ये मुझे नहीं पता, मैंने कुछ और कहा था भाई। ये किस किस्म की वीडियो मैंने कल क्या ये कहा किस था? किस्म की वीडियो का क्या मतलब है आपका? हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप क्वेटा वाले हमसे ये पूछ रहे हैं आज कि आज आपने अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल हम तो ये अहमद, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती। अरे यार ये कहाँ से निकाली है तुम लोगों ने? आप कितनी दफा कहा था कैमरे के सामने एहतियात से बैठना है। लेकिन कप्तान कह रही है मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। कप्तान भी ये सोच लें कि कहीं ना कोई ऐसा कमेंट एक और ना निकल आए। थोड़ा सा अब दूसरी भी चला दो यार, मैं दूसरी दूसरा भी एक शदाब के बारे में क्योंकि मुझे याद है जिस वक्त पहले इसका जवाब देना है। अच्छा नहीं देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप यार प्रोग्राम है देखो। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं सपोर्ट कर रहे थे क्वेटा को। हम ये कह रहे हैं कि क्वेटा को सपोर्ट करने से एक दिन पहले क्या चीज थी जो आपको पुश करी थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते? यार देखो, मैंने आपको कल भी ये बात की थी प्रोग्राम में, जो मुझे फैक्टर एक था ना, आपका लोकल टैलेंट, जो काशिफ भाई ने कहा, जब तक आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म नहीं करेगा आप टूर्नामेंट नहीं जीतते। जो कॉम्बिनेशन की बात करते हो क्वेटा का, इससे पहले आपको याद है जो 2 मिसिंग फैक्टर्स थे, वो था कि अगर आप फिन एलन की बात करो वो मौजूद नहीं था टीम के अंदर। ख्वाजा नाफे ने आपको पता ओपन किया था। फिन एलन का होना टीम में एक बहुत बड़ा रिलायंस है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, थोड़ा सा रिलीफ देता है। वो नहीं था तब मैंने कहा था कि यार थोड़ा सा शायद इशू, क्योंकि ख्वाजा नाफे ने इनिंग्स बहुत अच्छी खेली थी मुल्तान के खिलाफ, लेकिन अगर मैं क्वेटा, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग यूनिट उठा के देखूं तो स्ट्रगल करेगा वो, खास करके शदाब खान के खिलाफ। तो तब मुझे था कि मैंने कहा यार अगर इनका ऊपर से जल्दी कोई आउट होता है तो मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसी सस्टेनेबिलिटी बॉलिंग यूनिट को 200 से ज्यादा उससे मारा है उन्होंने, क्योंकि देखो फिन एलन मौजूद था उसके अंदर। लेकिन मैंने एक छोटे मैं से सिर्फ शदाब अली बात मैंने करना वक्फे चाह पे रहा था। जाना है, उसके हाँ, बाद जी, जी, आपसे please, शायद please, आपका please, पूछूंगा। मुझे यकीन आप ये कह रही होंगी क्या तमाशा है ये, मैं समझ गया हूँ। लेकिन देखें, हम भी थोड़ा बहुत कंटेंट हम भी बनाते हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज्जियाकार मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। कैसे हैं शाह साहब आप? फाइन। शाह साहब, क्वेटा को तो समझ आ गई, वो नंबर्स पे गए, उन्होंने पहले बारी की, ठीक ठाक मार चढ़ाई और उसके बाद उसको उन्होंने डिफेंड किया। सॉरी बात काटो, शाह जी ने रेड अंदर किया। नहीं, हम तो रेड फ्लॉन्ट कर रहे हैं आज। नहीं छुपा के नहीं हाँ, छुपा के हल्का सा रखा दिखाया हुआ हुआ है। है। हम तो जीत अभी में, अभी हाँ, अभी बिल्कुल। चांस है इसलिए। बिल्कुल। अच्छा देखें, बात वही है कि स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है ना, उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे मैच में, जो क्रंच मैच हो, जो ऐसा मैच हो जिसमें कोई ना कोई डिसीजन होना होता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। 200 से ज़्यादा स्कोर, बहुत ज़्यादा स्कोर था। इवन 180 एंड अराउंड भी काफ़ी स्ट्रांग स्कोर था, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोर कर लिया क्वेटा ने कि फिर उसको मैं कहता हूँ चेस करना इतना आसान काम नहीं था। और यह के बाद दीगरे जब आपकी विकेट्स फिर गिरना शुरू होती हैं, खासकर टॉप ऑर्डर आपका फ्लॉप हो जाता है, फिर नीचे कुछ नहीं रहता। और ये सारा आप ये देखें कि जिस तरह फ़हीम अशरफ और चंदीमल की जो लगी पार्टनरशिप, उसने कमाल किया ग्लैडिएटर्स के लिए। और वो जो 96 की पार्टनरशिप अराउंड 48 बॉल में, उसने मतलब उनके लिए वो फाउंडेशन एक बना दी अराउंड 58 फॉर 3। और उसके बाद लंबा स्कोर गया और वो जो 200 लगता नहीं था कि 200 कर लें, और 200 भी कर लिया। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है चेस करना। चेस करने में हमेशा जो बैट्समैन होता है वो इसी उसका माइंडसेट वही चलता है कि मैं यहाँ मैंने 10 रन बनाने हैं,
या मैंने 12 रन बनाने हैं या मैंने 13 रन बनाने हैं, अगर वो एक ओवर में नहीं बना सकता तो वो प्रेशर माउंट करता है दूसरे ओवर पे, फिर दूसरे ओवर में आपकी वो 13 रन वाला वो 20 रन पे चला जाता है, तो वो इसी तरह फिर पाइल अप करता है, फिर आप विकेट कमाना शुरू कर देते हो, फिर 1 2 3, और जब विकेट्स गिरती हैं तो फिर वहां से उठना और फिर इतना बड़ा स्कोर चेस करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है। लेकिन मोहित शाह साहब आपने बात ठीक की है, लेकिन आप अब मैंने काशिफ से भी थोड़ी देर पहले यही सवाल किया था कि एक तरह से फिर अब जो टीम्स अब ऑब्वियसली लाहौर कराची में से जो भी आगे जाएगा उसको ये समझ आ गई है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अगर जीतना है तो मेंटालिटी यही है कि आप बड़ा स्कोर लगा दें और फिर चेस करना मुश्किल हो जी एग्जैक्टली वो वजह क्या है कि इस्लामाबाद, आपको पता है ज़्यादातर इस्लामाबाद का स्कोर हुआ है टॉप ऑर्डर का, बिल्कुल, और वो हेल्स अगर नहीं चले तो हेल्स तो अभी है ही नहीं, आपको पता है हेल्स तो चले गए वापस, तो हेल्स नहीं चले तो या सबजादा फरहान नहीं चले तो प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर सीधा आ जाता है जी आपकी लोअर ऑर्डर पे, और लोअर ऑर्डर ने इतना कोई आउटस्टैंडिंग नहीं दिया। कल मैं फील कर रहा था कि शायद सलमान अली आगा मैच को ले लें या करीब तक कम से कम लेके जाएं, लेकिन वो आपको हर बॉल पे जब स्ट्रोक खेलनी पड़ती है तो फिर उस बॉल को, हर बॉल को एक अच्छा बॉल भी पड़ता है, जब अच्छा बॉल पड़ता है या अच्छी फील्डिंग हो जाती है और अच्छा कैच हो जाता है, जिस तरह सऊद शकील का कैच है, आउटस्टैंडिंग कैच, मुझे नहीं समझ आई वो कैच हुआ किस तरह, अब ऐसी आउटस्टैंडिंग फील्ड हो जाती है, या जिस तरह वसीम जूनियर की वो डिलीवरी वनडे डॉसन जिस पे क्लीन बोल्ड हुए, ऐसी डिलीवरी आप कर देते हो तो फिर प्रेशर तो ऑब्वियस है, फिर मैं कहता हूँ सर्वाइव करना, और इवन मिडिल ऑर्डर के राना लिए और फहीम लोअर- अशरफ की सुप्रीमेसी जो है वो अब माननी पड़ेगी हम सबको एक। नहीं देखें एक बात तो जरूर है ना, प्लेयर तो अच्छे हैं, तब पाकिस्तान से इतना अरसा से खेल रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म थे, तो फॉर्म उनकी नहीं चल रही थी, पिछले 2-3 साल में उनकी कोई फॉर्म नहीं चली। उससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड में भी, आपको याद है, पाकिस्तान को एक मैच जिताया था, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी, लेकिन मसला वही है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। इस तकरीबन इस PSL में उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है, कंसिस्टेंट रहे हैं, स्कोर करते रहे हैं, विकेट्स लेते रहे हैं, अच्छी तेज स्पीड में बॉलिंग कराते रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके मेरा ख्याल है वो उनको एक अच्छा चलें। वो हम जो एक फील कर रहे थे कि शायद उनकी जगह बॉर्डर लाइन केस था, उन्होंने अपनी जगह तकरीबन पक्की कर ली इस वक्त। बिल्कुल जी, आप शादाब के बारे में बहुत बेताब थे कुछ कहने के लिए। नहीं, अब बेताब नहीं था। जिस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही थी और शादाब खान को जब सिकंदर बख्त ऊपर बैठे जब बुलाया गया था इस पर बात करने में, तो आज़म खान की बात हुई थी, मुझे याद है। तो आज़म खान की जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आज़म खान को पिक करने से पहले हमने एक रोल डिफाइन उनको किया था, वो ये रोल था कि आपको शायद हम ओपन भी करवा सकें किसी इनिंग्स में, उनको फ्लक्चुएट बेसिकली आपने करना था। फ्लक्चुएशन का मसला ये कि आज़म खान ने, अगर इससे पहले आपको याद हो, जो अपना डेजर्ट वाइपर्स के लिए वहाँ भी वो खेलते रहे, सीज़न से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उनकी एज सच कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ना बैट से थी ना बॉल से थी, उन्होंने हार्डली 30 तक नहीं टच किया था बैट से, मुझे याद है पैचेस के अंदर था 16, 17, 18। उनको वापस, मुझे पता है बहुत अरसे से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का बड़ा इंटेग्रल पार्ट रहे, उनको वापस पिक करना, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना। लेकिन फिर मैंने कहा कि उनका एक स्टेटमेंट ये थी कि हमने आज़म खान को क्लियर किया था कि तुम 3-4 मैचेस में भी अगर हमें 1-2 इनिंग्स खेल देते हो हमारे लिए वो काम पूरा कर देता है, लेकिन एज सच कुछ वो चीज़ नज़र नहीं है आपको। इसलिए मैंने कहा ना कि प्लस पॉइंट क्या दूसरी टीम के पास है, क्वेटा के पास, कि उनका जो लोकल टैलेंट है वो आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। ख्वाजा नाफे फॉर इंस्टेंस आप बात कर लें, या हसन नवाज़ आप बात कर लें। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये मसला है कि उनका जो सारा का सारा सिवाय साहबजादा फरहान को छोड़ के ज़्यादा रिलायंस फिर आपके ओवरसीज़ कैंडिडेट पे, जैसे एलेक्स हेल्स की बात हम कर रहे हैं, वेंडूसन की बात कर रहे हो कि यार वो बड़ा फायर पावर निकाल के देंगे, इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। लेकिन वैसे इस सीजन से पहले माजी में अगर आपको याद हो, देखें अब आपको एक ब्रेव कॉल भी लेनी पड़ती है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आसिफ अली बहुत अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते थे, तो वो नंबर 5, 6, 7 पे वो आपको फायर पावर मिल जाती थी। एक टैक्टिकल गलती जो मुझे लगता है सारी फ्रेंचाइजीज ने, और वो फिर वो प्लेयर का हम फिर वो किसी और तरफ चली जाएगी बात, लेकिन रोहेल नज़ीर जो थे इनके साथ बहुत अरसा रहे हैं एज अ बैकअप प्लेयर, लेकिन दे डिडंट लुक टू डेवलप हिम कि वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सकें। मतलब अब आपको ब्रेव कॉल्स लेनी पड़ती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज़म फॉर्म में नहीं है तो आप लेते ब्रेव कॉल, आप एक और ऐसा बैकअप विकेट कीपर, जिस तरह आपने अभी एक यंगस्टर को इमर्जिंग का खाना टिक किया, आप रोहेल जैसे किसी सीजन विकेट कीपर को खिलाते और आप ले जाते पूरे टूर्नामेंट। यार रोहेल नज़ीर, अगर हम सब बैठे हैं आई गेस इस चीज़ पे तो एग्री करते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट थी पाकिस्तान अंडर 19 की, और ये बात होती भी थी कि वन ऑफ द बैकअप विकेट कीपर्स फॉर पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट जो भी सिनेरियोज थे वगैरह, वो बेचारा उसी के मैं कहता हूँ कि बेड साइड चढ़ा है। लेकिन रोहेल नज़ीर की अगर मैं बात करूं, एक प्लस पॉइंट क्या देता है, क्योंकि मेरा खुद भी टीम का हिस्सा रहा है KPL के अंदर, कि आपको चाहे वो ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करूं चाहे मिडल ऑर्डर, स्पेशली आपको एक स्टेबिलिटी देता है इनिंग्स के अंदर, कि अगर आपको ऊपर से डैमेज होता है तो उस लड़के में इतना है कि वो आके इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है और फायर पावर भी बीच में दिखा सकता है। विकेट कीपिंग स्किल्स की अगर बात करूं, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है आज़म खान का आपको पता है कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उसको जो एक जेन में आपने एक चीज़ बनाई है,
लेकिन विकेट कीपिंग स्किल से रोहेल नज़ीर बहुत बेहतर है, ग्लव मैन बहुत अच्छा है वो, एक चांस होना चाहिए था। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट है, मैंने कहा ना कि जो लाइजॉनिंग है टीम्स के साथ फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर हट जाती हैं पीछे, बिल्कुल कि ऐसे यार ही जो है, एक डिजर्विंग लड़का है शायद वो पीछे हट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऑब्वियसली आज के एलिमिनेटर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे ख्याल से पीएसएल की सबसे बड़ी राइवलरी है जिसको देखने का मौका मिलेगा। तो सना मीर साहिबा क्या कहना चाहेंगी? लाहौर वर्सेस कराची एक ट्रेडिशनल राइवलरी तो अब ओवर द सीजन्स बन गई है, और लाहौर के कप्तान ने कहा भी था हम इनको प्लेऑफ्स में देख लेंगे, तो शायद वो मौका भी अब मिल जाएगा उन्हें। बिल्कुल अच्छा मैच होना चाहिए। एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल के साथ, दूसरी तरफ डेविड वार्नर ओपनिंग बैटिंग, तो आई थिंक ये क्लैश भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। और लाहौर कराची का हमेशा एपिक मैच होता है, और अब स्टेज ऐसी है कि डू एंड डाई है, तो डू और डाई है, तो आई थिंक बहुत ही मज़ेदार मैच होने वाला है। और ऑब्वियसली दो स्ट्रेंथ्स अगर दोनों टीम्स की सोची जाए, देखी जाए, तो कराची की स्ट्रेंथ ये है कि उनकी कंसिस्टेंसी बेहतर रही है लाहौर से। अगर ओवरऑल सीज़न में देखें तो नंबर ऑफ़ मैचेस जो वो जीते, जिस तरीके से जीते, जिन मार्जिन से जीते, उनकी कंसिस्टेंसी बेहतर रही है। पर लाहौर को अगर देखा जाए तो एक ऑब्वियसली जो नई टीम आई उसमें सिकंदर रजा वाली डिसएडवांटेज उनको है, बट उसकी जगह अब उन्होंने साकिब उल हसन, मेहदी हसन मिराज उनको लेकर आए हैं। और सबसे जो बड़ी एडवांटेज लाहौर के पास है वो मोहम्मद नईम की है, जो इमर्जिंग हम जो बात कर रहे हैं। तो कराची के पास क्योंकि सात बेग का ही ऑप्शन रह जाता है, फवाद अली को वो इतना नहीं खिला रहे, तो वो एक प्लस पॉइंट ज़रूर है लाहौर के पास, क्योंकि उनके सलमान मिर्ज़ा ने आउटस्टैंडिंग उस दिन परफॉर्म कर दिया लोकल टैलेंट में से। उसके बाद मोहम्मद नईम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और साथ आपके जमान भी हैं, शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं, अब्दुल्ला, फ़खर। सो आपकी लोकल कोर इतनी तगड़ी है कि आप बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लाहौर के पास बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, रीसेंट एक्सपीरियंस अगर इन्हीं प्लेयर्स का देखा जाए तो प्लेऑफ्स में काफ़ी ज़्यादा है। हमने बात तो की थी इस्लामाबाद के लिए भी, एट टाइम्स टीम्स की फॉर्म इतनी अच्छी होती है कि फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली वो एडवांटेज ज़रूर उनके पास है। बट कराची भी किसी वक्त आप राइट ऑफ नहीं कर सकते अंडर डेविड वार्नर, जिस तरह जेल हुई है। आई थिंक बहुत अच्छी क्रिकेट दोनों खेल रहे और एक और भी एडवांटेज था उनको कि उनके जितने ओवरसीज प्लेयर्स थे वो उनकी पूरी सहूलत उनको मैसर है इवन आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, उसमें जेम्स विंस का नाम सबसे अहम रहा है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक डेविड वार्नर, जेम्स विंस के ऊपर नज़रें होंगी। टिम साइफर्ट भी वापस आ गए थे, सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी उनके लिए। और आई थिंक मैच मज़ेदार होना चाहिए। अच्छा, कराची का थिंक टैंक ये तो कहीं सोचेगा, देखें अगर आप सिनारियो बेस्ड क्रिकेट को देखें तो लाहौर की सक्सेस का ज़्यादातर रेशो जो है वो फ़खर जमान की बड़ी इनिंग्स पे रहा है। उसके फेलियर के अलावा हमने नहीं देखा अभी तक कि लाहौर उस तरह से रीबिल्ड कर पाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, फ़खर पे बहुत हाईली डिपेंडेंट हैं। और अब्दुल्ला शफीक ने एक दो इनिंग्स ऐसी खेली थी शुरू में जब HBL PSL 10 शुरू हुआ कि ऐसा लग रहा था कि यार ही विल डू समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी इन दिस सीजन, बट उसके बाद एकदम से डाई डाउन हो गया। तो आई थिंक उनके ऊपर भी ड्यू हैं रन्स कि वो आके उस तरह से फ्लेयर से खेलें, बिकॉज आप एक ही प्लेयर के ऊपर सारा प्रेशर नहीं डाल सकते। बट फ़खर के रन्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। फ़खर जिस तरीके से रन्स बनाता है वो जब भी 50 से ऊपर जाएंगे, 40 से ऊपर जाएंगे, मेजॉरिटी टाइम उनकी टीम जीतेगी। जी मोहित शाह साहब, मुझे पता है आपका ये फेवरेट मैच है लाहौर वर्सेस कराची, तो क्या होने वाला है? देखें अहमद, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आज जो होगी ना वो ये होगी कि शहनशाह अफरीदी टीम में नहीं है, नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ, तो उनको एक चीज़ पॉइंट प्रूव करना है, स्टेटमेंट बिल्कुल कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं विकेटें भी ले सकता हूँ और मैच में कोई डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता हूँ। और उनका रोल आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कैसी बॉलिंग कराते हैं वो देखने वाली होगी, कितनी स्पिरिट, कितने इंथुजियाज्म से बॉलिंग कराते हैं और विकेट्स कितनी लेते हैं और क्या इम्पैक्ट डालते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है आज देखना है मेरे लिए। मैं तो ये फील कर रहा हूँ कि मैं शायद फील कर रहा था कि वो एक T20 के पाकिस्तान के परमानेंट मेंबर हैं। वो चलें टेस्ट नहीं खेलते, वो अगर वनडे नहीं खेलते, उनको कोई और इस तरह का उनके लिए दिया हुआ था, लेकिन हमने ये भी देखते रहे हैं कि ये हमें बताया जाता है कि वो T20 पक्की खेलेंगे और T20 का, और उनको टीम में नहीं दिया। क्या उनको टीम में ड्रॉप उनसे पूछ के किया गया है कि उनको रेस्ट दिया गया है? मेरा ख्याल है ये बात नहीं है। उनको नहीं खिलाया गया। अब वो देखने वाली बात है कि वो किस जोर से वापस आते हैं और अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं, खासकर आज के, क्योंकि आज का मैच उनके लिए तो डू और डाई है ना, दोनों टीमों के लिए डू और डाई है। आज जो जीता वो आगे है, जो हारा वो बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो वो देखने वाली बड़ी एक अच्छी बात है। फिर मैम ने भी कहा नहीम का रोल है, ऊपर टॉप ऑर्डर का जो फ़खर का रोल है या शफीक का रोल है। अब्दुल्ला शफीक का वो हमें चीज़ नज़र नहीं आई जो वो कर सकते हैं। मेरा ख्याल उनमें एबिलिटी है, अच्छा खेलने की, तेज़ खेलने की भी एबिलिटी है, लेकिन वो क्योंकि 13 ओवर का मैच था पिछला,
इतना ज़्यादा उनको वो आपको चांस नहीं मिला कि थोड़ा बॉल को देख के, विकेट को देख के फिर खेला जाए, तो वो शायद आज उनका भी एक रोल नजर आए। रिशाद भी वापस आ गए, बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं रिशाद हुसैन, वो भी आज के मैच के लिए अवेलेबल हैं लाहौर कलंदर के लिए। तो ऑप्शंस इनके पास बड़ी हैं, मेहदी हसन मिराज भी हो गया, रिशाद भी हो गया, फॉरेन प्लेयर्स भी इनके मतलब है तकरीबन आगे हैं सारे, ऐसे आगे हैं। ज़रूर है कि उसका मिचेल का तो वो नहीं कोई नेवल बदल नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी देखने वाली बात यह है कि कराची एक जो मैच वो जीत सकता था, वो हार के अब वो वापस किस तरह पोजीशन में, बिल्कुल किस पोजीशन में आता है कि मेंटली वो इतने टफ हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले देते आए हैं, लेड बाई वार्नर, वेंस है उनके पास, टॉप ऑर्डर उनका बड़ा मजबूत है, बड़ा सॉलिड है, वो क्या वो वाला इम्पैक्ट डाल सकते हैं जो हम देखते रहे हैं कि इनका एट अ टाइम इनकी टीम अनबीटेबल लगी है और बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी सॉलिड लगी है कि वो रिटेन कर पा रहे हैं अपनी फायर पावर या नहीं कर पा रहे, वो आज देखने वाला है। लेकिन मोहित शाह साहब, बैलेंस मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो कराची का नजर आता है, हमने हसन अली, अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल, इनकी प्रावस की तो बात की, लेकिन मोहम्मद नबी के आने से बहुत अच्छा बैलेंस मिला है। वो सवाल फिर वही हो जाएगा जिस तरह कल भी सना ने कहा था कि आप उनसे कितने ओवर्स करवाते हैं। जी एग्जैक्टली जो पिछले मैच में हमने देखा तो हमें समझ नहीं आई कि ये क्या वजह है, क्या कोई जानबूझ के तो नहीं हारना चाह रहे, हालांकि इनको लिए बड़ा मुश्किल मैच था और मतलब ऐसा मैच था कि जिनमें उनको 2 ऑप्शन मिल सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने एक तो टॉस वाली बात हुई कि टॉस में पहले खिला दिया, और दूसरा नबी को हमने नहीं देखा कितना उनका यूटिलाइज किया गया हो। नबी ना सिर्फ अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग हिटर भी हैं, और उनके 2-3 ओवर अगर अच्छे लग जाते हैं और 2 ओवर भी लग जाते हैं तो 30-40 रन कहीं भी नहीं गए और वो इम्पैक्ट डालते हैं लास्ट में। तो ये है कि आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उनको आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है किसी इंपॉर्टेंट मैच में। लेकिन जस्ट वन वर्ड, आई थिंक आप सारी चीज़ों को एक तरफ रखें और ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी जो है वो एक तरफ भारी पड़ती है आपको, ये तो मानना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बात वही है कि वार्नर ज़रूर चाहेंगे कि ये टाइटल वो लेके जाएं और बताएं कि ये अगर कहीं और किसी फ्रेंचाइज में वो नहीं है तो वो इस काबिल हैं कि एक बड़ी अच्छी टीम को लीड करके वो टाइटल ले सकते हैं। लेकिन इतने मज़े की बात है, आप ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी का मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज उनका ऑलमोस्ट ऑब्वियसली सेमीफाइनल टाइप ऑफ नॉकआउट गेम, और कल वो ये ट्वीट कर रहे थे कि मैंने गोल्फ खेलनी है, कोई मेरी मदद कर सकता है, तो मोहम्मद हफीज़ उनकी मदद को आया और वो ऑब्वियसली लाहौर के एक बहुत पॉपुलर गोल्फ रिजॉर्ट में गोल्फ खेलने गए। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे वो कितने रिलैक्स्ड हैं सैयद मोहम्मद अवैस कि कराची नो इट्स जस्ट बिजनेस। अगर आपको याद हो जो पिछला मैच हारा था कराची, बॉलिंग यूनिट की वजह से हारा था, और तब भी प्रेजेंटेशन के अंदर आप देखो बड़ा रिलैक्स उनका माइंडसेट था, मेंटालिटी ऑस्ट्रेलियन। आप अंडर 19 प्लेयर के साथ भी देखो, वो जिस फिजिक से आता है, मेंटालिटी से आता है, वो ज़्यादा परेशान नहीं होता, उनके एक ही दिमाग में होता है कि हाँ हमने टूर्नामेंट है, हमने इम्पैक्ट दिखाना है। मेरे लिए सबसे बड़ा जो मसला वो है बॉलिंग यूनिट का कराची का। मीर हमजा लीड फ्रॉम द फ्रंट करें, लेकिन पिछले मैच के अंदर वो एब्सेंट नजर है, क्योंकि उससे पिछले मैच में आपको याद हो थोड़ा सा उनको इंजरी का मसला हुआ था। आई डोंट नो कि आज वो खेलते नहीं खेलते, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है कि आपने 2 मैचेस जीतने, अगर आप एक भी हारते हो आप पायर हो जाओगे। अब धानी बाहर बैठे हुए, क्या उनको चांस दिया जाता नहीं जाता? धानी ने वैसे इम्पैक्ट दिखाया था, लेकिन हसन अली के ऊपर ज़्यादा होना हसन अली के ऑब्वियसली, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर मीर अब तो हमजा नाम को भी आ नहीं गया खिलाया था, अब तो हसन अली के ऊपर भी है, लेकिन अगर मीर हमजा को सपोज नहीं खिलाते यहाँ पर। दूसरा लाहौर कलंदर का जो सबसे बड़ा जो एक लूज पॉइंट लगता है वो मिचेल के जाने के बाद या रजा के बाद यह है कि आपके पास पीछे साकिब अल हसन जरूर बैठा हुआ है मिडल ऑर्डर में, लेकिन आपके पास फायर पावर नहीं है। फायर पावर आपकी सारी है ऊपर, जहाँ पर फ़खर खेल रहा है और नईम खेल रहा है, उसके अलावा आप नीचे जाके देखें तो अभी मैं कहूँ तो फायर पावर आपको नज़र नहीं आती लाहौर कलंदर में। अगर आप जल्दी आउट करने में काबिल होते हो फ़हीम अशरफ को, सॉरी खासकर फ़खर जमान की अगर बात करूँ, तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर डाल सकते हो लाहौर कलंदर पे। लेकिन जो शाहजी ने बात की है ये मेंटली होगा। शाहीन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एक होता है ना, एक फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर का ईगो होता है, बताता है कि यार मेरे अंदर दमखम है। बिल्कुल, गर्ल्स हु कैन गोल्फ ये 2 चीज़ें, एक तो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी ऑब्वियसली, बट ये जो पॉइंट रेज कर रहे हैं कि शाहीन का नाम ना आना और फिर आज के मैच का ओनस, व्हाट डज इट मीन फॉर द टीम? आई थिंक काफ़ी वैलिड पॉइंट अवैस ने सारे बोले, बैटिंग की भी जो बात की सारी बात, लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अटैक के ऊपर अटैक करना होता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट माइंडसेट के साथ आप डिफेंसिव नहीं हो सकते, और पिछले 1-2 मैचेस में जैसे शाहीन ने डेविड वार्नर को आउट किया तो इट सीम्स लाइक दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन हिम। सो अच्छी चीज़ है उस तरह से शाहीन के लिए कि वो पहले ही थोड़ा सा एक आपको चोट लगती है जब आपको
इस तरह टीम से रेस्ट कराया जाता है। बट अगेन बात बड़ी ज़रूरी है कि कम्युनिकेट अगर उनको किया गया होगा तरीके से तो फिर प्लेयर उसको अच्छी तरह से जनरली लेता भी है। बट डेविड वार्नर और इनका मैचअप से आई थिंक दिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम, और आई थिंक वो अच्छे तगड़े उसके ऊपर ज़रूर आएंगे। और फिर वही डिपेंड करता है कि अब डेविड वार्नर भी ट्रॉफी के ज़रूर पीछे जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पहली दफ़ा PSL में आ रहे हैं और ऐसी फ्रेंचाइज में आ रहे हैं जहाँ लीडरशिप के बड़े इश्यूज रहे। तो इस जगह पर आके अगर वो परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त उनकी लीडरशिप के लिए चीज़ जाती है। उसके बरक्स अगर आप लाहौर को देखें तो T20 स्पेशलिस्ट आपके पास मौजूद हैं, चाहे बैटिंग उठा के देख लें, चाहे बॉलिंग उठा के देख लें, जमान, हारिस, शाहीन, उसके बाद आपके पास फ़खर जमान मौजूद है। तो ऑब्वियसली उनकी अपनी एक ब्रांड है और अपनी एक प्राइड है, उसके लिए वो डेफिनेटली ज़रूर खेलेंगे। लाहौर कराची, आई थिंक इसकी बात से वैसे कन्विंस होने लगी थी कराची की तरफ, बट ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल क्योंकि मैं पिछले प्रोग्राम पे कह चुकी हूँ लाहौर, आई विल स्टिक विद लाहौर, और आई थिंक होपफुली दे कैन डिलीवर। उन्होंने आज की वीडियो के बाद भी फैसला कर लिया कि मैंने पिछले प्रोग्राम में लाहौर बोला था तो मैं तो चेंज नहीं कर रही मैंने हूँ। पिछले एक और प्लेटफॉर्म पे बोला था, बहुत ऑनेस्टी दिखा रही हूँ मैं। चले लाहौर जी, सैयद कराची। मोहम्मद। कराची जी, मोहित शाह साहब। टास विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल जी, मैं सच्ची बात कहता हूँ और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि टास जीतेगा, खेलेगा तो तकरीबन 60% मैच बिल्कुल, हमने कल भी यही देखा, लेकिन फिर भी लाहौर कराची पूछना वैलिड है। लाहौर मुझे भी। चलें जी, आज फिर मेरे ख्याल से सैयद लो भाई, मोहम्मद एक अवैस मिनट, और लाहौर और वन- कराची, एक मिनट, लाहौर जी और मैं कराची। बताने लगा हूँ। और लाहौर कलंदर्स मैं तो ऑन एयर ये वीडियो भी संभाल लें। यार ये मंडे को ये आज फिर ऑड वन आउट हो गए हैं, तीनों हम लाहौर के साथ जा रहे हैं, सैयद मोहम्मद अवैस कराची के साथ जा रहे हैं। जब आखिरी दफ़ा ये अकेले खड़े थे तो ये जीते थे, तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन आई थिंक मज़ा आएगा। हम सब लाहौर के साथ हैं, अवैस जो है वो कराची के साथ जा रहे हैं। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपसे जब फिर मुलाकात होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारी बातें करेंगे। मेरी और टीम की तरफ से इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।